Hello student, this is Asha Verma, lecturer Computer Science and Engineering from Government Polytechnic College, झुंझुनू। आज हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस में से एक सब्जेक्ट CS 202 दैट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यूनिट 8 में से वेक्टर प्रोसेसर या अरे प्रोसेसर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के ज़माने में हर एक चीज़ जो सॉल्व की जाती है, हर एक जो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है वो कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व की जाती है, लेकिन कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं या कई ऐसी कंप्यूटेशनल टास्क होती हैं जो कि एक कन्वेंशनल कंप्यूटर या नॉर्मल कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व नहीं की जा सकती हैं। इसी में अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या ऐसी कंप्यूटेशनल टास्क हो सकते हैं जिनको कि एक कन्वेंशनल कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता है, या उसे सॉल्व करने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम, दिन, हफ्ते या हो सकता है महीने भी लग सकें। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेक्टर प्रोसेसर या अरे प्रोसेसर्स। ये जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट इज़ SIMD आर्किटेक्चर बेस्ड। SIMD का अर्थ होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। तो एक इंस्ट्रक्शन में जब मल्टीपल डेटा होगा तो ऐसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम वेक्टर प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। वेक्टर प्रोसेसर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? आजकल मोस्टली जो एप्लीकेशन, जो रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम वेक्टर प्रोसेसर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन या मेडिकल डायग्नोसिस या सेस्मिक डेटा एनालिसिस। सेस्मिक डेटा एनालिसिस का मतलब हुआ भूकंप आने के टाइम पे जो हम एनालिसिस करते हैं उसमें भी हम वेक्टर प्रोसेसर को ही यूज़ करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग या फिर जो AI आजकल यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपोर्ट सिस्टम, यहाँ भी हम वेक्टर प्रोसेसर के द्वारा ही किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो अगर वेक्टर प्रोसेसर को डिफ़ाइन करें कि वेक्टर प्रोसेसर होता क्या है, तो देखिए उसको देखते हैं कि एक वेक्टर जो होता है, वेक्टर को हम कहें तो ये एक वन डायमेंशनल अरे होता है, 1D अरे होता है। और अरे हम सभी जानते हैं, अरे होता है होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। अरे आर होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें एक हमने फॉर लूप लिया है और एक आई एलिमेंट लिया है। आई जो है ये हमारा काउंटर का काम करेगा, जिसमें कि हमने आई एलिमेंट को 0 से इनिशिएट किया है और ये जो लूप चलाएंगे ये चलेगा <= 10। इसका मतलब ये कि 0 से लेकर के ये 10 या 10 के नीचे या 10 के बराबर तक चलेगा, और हर बार हम इस लूप को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि A के एलिमेंट को और B के एलिमेंट को दोनों को ऐड कर रहे हैं और इनका जो रिज़ल्ट है वो हम C एलिमेंट में स्टोर करवा रहे हैं। तो वेक्टर प्रोसेसर क्या करेगा? वेक्टर प्रोसेसर इज़ वन हुज इंस्ट्रक्शन ऑपरेट ऑन वेक्टर्स रादर देन स्केलर वैल्यूज़। वेक्टर प्रोसेसर का मतलब होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस करेगा, ना कि स्केलर वैल्यूज़ पे। स्केलर वैल्यूज़ जो होती हैं वो सिंगल वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर वेक्टर प्रोसेसर को डिफ़ाइन करें तो वेक्टर प्रोसेसर क्या होगा कि अ वेक्टर प्रोसेसर इज़ ए प्रोसेसर। एक वेक्टर प्रोसेसर ऐसा प्रोसेसर होगा जिसके इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट करेंगे किसी एक या एक से ज़्यादा, हो सकते हैं वो 10 हो सकते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम एक ही इंस्ट्रक्शन के मल्टीपल डेटा को प्रोसेस करेंगे तो उससे जो इंस्ट्रक्शन पर ओवरहेड होते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन को फैच करने में टाइम लगना या उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा ओवरहेड्स होंगे, वो क्या होंगे, उनमें टाइम कम लगेगा या उनमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर हम वेक्टर प्रोसेसर का डायग्राम देखें, ब्लॉक डायग्राम, तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट इज़ स्केलर यूनिट। स्केलर यूनिट में क्या होगा, स्केलर यूनिट के रजिस्टर्स होंगे और स्केलर के लिए स्केलर की फंक्शनल यूनिट्स भी होंगी। इसी तरह वेक्टर यूनिट में भी क्या होगा, वेक्टर यूनिट के रजिस्टर्स होंगे और उसके लिए फंक्शनल यूनिट्स होंगी। इधर हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन डिकोडर है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करेगा, किसी भी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का कार्य करता है। डिकोड करने का अर्थ होता है उसका मीनिंग निकालना। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास अगर स्केलर वैल्यूज़ आती हैं तो वो क्या करेगा, स्केलर यूनिट के पास भेजेगा। अगर उसके पास वेक्टर इंस्ट्रक्शंस आते हैं, मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन होगा लेकिन डेटा मल्टीपल होगा, तब वो वेक्टर रजिस्टर्स के पास जाएगा। और इसी तरह स्केलर यूनिट और वेक्टर यूनिट ये दोनों ही क्या होती हैं, इंडिपेंडेंटली मेमोरी से कनेक्ट होती हैं। तो वेक्टर प्रोसेसर को हम अरे प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि वेक्टर क्या होते हैं, 1D अरे होते हैं, ओनली 1 डायमेंशनल अरे।
तो जो स्केलर वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो स्कैटर्ड होती हैं या फिर वो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती हैं या एक दूसरे से लिंक नहीं होती हैं। जैसे कि हमने ये फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं जिसमें स्केलर में क्या है, ये सारी वैल्यूज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है जो कि क्या है, सभी अलग अलग हैं। लेकिन वेक्टर में अगर हम कहें तो वो क्या है, वो एक अरे होमोजीनियस कलेक्शन बन जाता है। एक अरे जैसे यहाँ पे हमने 3 वेक्टर बता दिए हैं। फर्स्ट वेक्टर जो है फर्स्ट वो रो है, सेकंड वेक्टर सेकंड रो और थर्ड वेक्टर थर्ड रो। तो वेक्टर प्रोसेसिंग क्या करेगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा किसी भी लार्ज अरे पर। अब वो अरे इंटीजर भी हो सकता है या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हो सकता है या कैरेक्टर टाइप भी हो सकता है। वेक्टर प्रोसेसिंग ऑपरेट्स ऑन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अरे इन पैरेलल। वेक्टर प्रोसेसर वेक्टर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर पैरेलली प्रोसेस करता है और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, सारी की जो पासेस होती हैं ये सभी इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से। जैसे कि SISD आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो SISD का मीनिंग होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। तो इसमें क्या होगा, सिंगल इंस्ट्रक्शन होगा और सिंगल ही डेटा होगा। एक इंस्ट्रक्शन है और उस इंस्ट्रक्शन का एक ही डेटा है। लेकिन इसके विपरीत SIMD में हम अगर देखें तो SIMD का फुल फॉर्म होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। इसमें एक इंस्ट्रक्शन है लेकिन डेटा मल्टीपल है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन तो एक ही है लेकिन उसके डेटा मल्टीपल हैं। तो वेक्टर प्रोसेसर हम मोस्टली यूज़ करते हैं SIMD इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि अगर हम एक वेक्टर को डिफ़ाइन करें तो देखिए यहाँ पे हमने एक वेक्टर को डिफ़ाइन कर रखा है जिसमें हमने बता रखा है कि इसको एक V एलिमेंट से हम बता रहे हैं। V में बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, उसकी लेंथ हो सकती है n तक, तो V1 V2 से लेकर के n एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी भी वेक्टर में। V वेक्टर के प्रत्येक एलिमेंट को हम उसके सबस्क्रिप्ट से एक्सेस करते हैं, जैसे कि मोस्टली हम अरे के अंदर करते हैं। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमने एक 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक A वेरिएबल दूसरा B वेरिएबल। A और B दोनों में ही 10-10 एलिमेंट हैं और एक तीसरा C वेरिएबल है। इन दोनों पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको C में स्टोर करवाने के लिए एक फॉर लूप चलाया है जिसमें कि हमने इनिशिएट किया है 0 से काउंटर वेरिएबल को और उसके बाद उसको I इज़ लेस देन 10, मतलब उसको 0 से लेकर के हम 9 तक लूप चलाएंगे टोटल 10 टाइम्स और हर बार उसे एक इंक्रीमेंट किया जाएगा और A के I एलिमेंट को और B की I एलिमेंट को ऐड करने के बाद उनका जो रिज़ल्ट है वो तीसरे C वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। तो मोस्टली इसकी वर्किंग क्या होती है अगर हम देखें तो वर्किंग क्या होगी, सबसे पहले इस लूप को हम 10 टाइम्स तक चलाएंगे, ये हमें पता चल रहा है। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो एलिमेंट है A उसमें से फर्स्ट एलिमेंट को फैच करेंगे, उसके बाद B में से फर्स्ट एलिमेंट को फैच करेंगे, दोनों को ऐड करवाएंगे और उनका जो रिज़ल्ट है वो C में स्टोर करेंगे। इसी तरह ये जो लूप है ये क्या चलेगा, 10 बार चलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हर बार हमें क्या करना पड़ता है कि एलिमेंट को फैच करना पड़ता है। फर्स्ट पास के अंदर भी हमें A में से फैच कर रहे हैं, सेकंड पास में भी हम फिर से फैच कर रहे हैं, इसी तरह थर्ड में और इसी तरह हम जब 10 बार लूप चलाएंगे तो हमें 10 टाइम्स तक इंस्ट्रक्शन को फैच करना पड़ेगा। फैच करने का अर्थ होता है इंस्ट्रक्शन को निकालना, इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर है वहाँ से उस इंस्ट्रक्शन को लेना। लेकिन वेक्टर प्रोसेसर में हम क्या करते हैं, ये जो ओवरहेड होता है इंस्ट्रक्शन फैच करने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम कम करते हैं। कैसे कम करते हैं देखिए आगे। जैसे कि ये सिंगल वेक्टर इंस्ट्रक्शन है, जैसे ऊपर जो हमने प्रोग्राम लिखा था इसको अगर हम वेक्टर इंस्ट्रक्शन के रूप में लिखें तो किस तरह लिखा जाएगा, यहाँ पर हम एक साथ बता देते हैं। इंस्ट्रक्शन एक ही होगा, डेटा मल्टीपल होगा। तो जैसे C कोई वेरिएबल है तो इसमें हमने एक साथ बता दिया है कि 1 से लेकर के 10 तक टोटल इसमें एलिमेंट होंगे, तो टोटल 10 एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह A में भी 10 एलिमेंट्स हो गए, 1:10। 1 जो होगा वो इसकी फर्स्ट लिमिट होगी, फर्स्ट इनिशियल होगा और 10 जो है इसकी लास्ट लिमिट होगी। इसी तरह B में अगर हम देखें तो वही इनिशियल और लास्ट लिमिट। तो यहाँ पे जो वेक्टर प्रोसेसर की जो वर्किंग होती है वो क्या होती है कि सबसे पहले ये एक एक इंस्ट्रक्शन को फैच नहीं करता है, ये पूरे वेक्टर को फैच करता है। तो ये वेक्टर इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ेगा, उसे डिकोड करेगा, मतलब पहले इंस्ट्रक्शन को देखा और उसके बाद उसका मीनिंग देखा कि ये इंस्ट्रक्शन में क्या हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। अब जब ऑपरेशन हमें क्या परफॉर्म करवाना है वो पता चल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे वेक्टर में से जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक साथ फैच करेंगे। तो फैच 10 नंबर ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इसी तरह फैच 10 नंबर ऑफ सेकेंड वेक्टर।
मतलब ए में से हमने 10 एलिमेंट्स को फैच कर लिया, इसी तरह बी में से हमने 10 एलिमेंट्स को फैच कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करवाना है, इन्हें ऐड करवाना है। फर्स्ट एलिमेंट को बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, इसी तरह सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए को सेकेंड एलिमेंट ऑफ बी के साथ ऐड करेंगे और इनको जो रिजल्ट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में स्टोर करवाया जाएगा। मतलब ए के पहले एलिमेंट को बी के पहले एलिमेंट को जब ऐड करेंगे तो उनका जो रिजल्ट होगा वो सी के फर्स्ट एलिमेंट में स्टोर होगा। और ये जो हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है पैरेलली। तो यहाँ पे जो एडिशन है ये किसके द्वारा किया जा रहा है, ये मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे पाइपलाइनिंग कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, मतलब प्रोसेसिंग जो है वो पैरेलली चल रही है लेकिन प्रोसेसर नहीं है एक से ज़्यादा। तो वेक्टर प्रोसेसर आर नॉट पैरेलल प्रोसेसर, इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ नहीं किए जाते हैं, ना ही यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ पे SISD प्रोसेसर हम यूज़ कर रहे हैं या फिर SISD कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कम टाइम लगता है। वेक्टर इंस्ट्रक्शन का अगर फॉर्मेट देखें तो ये 5 चीज़ों से मिलके बना होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑपरेशन कोड, नेक्स्ट होता है बेस एड्रेस का, सोर्स का बेस एड्रेस, इसी तरह सोर्स 2 का बेस एड्रेस। उसके बाद हमें जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, तो इसलिए डेस्टिनेशन का बेस एड्रेस। और साथ ही साथ हमें वेक्टर की लेंथ बतानी होती है क्योंकि हम पूरे वेक्टर को एक साथ फैच करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखें कोई भी इंस्ट्रक्शन का, तो हम क्या बता सकते हैं, सबसे पहले ऑपरेशन कोड में ऐड क्या बता रहा है, ये एक निमोनिक है कि जो कि बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। ऐड निमोनिक मीनिंग एडिशन परफॉर्म होगा किस पर, ए और बी पर, और जो रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर किया जाएगा, सी में। और साथ ही साथ जो वेक्टर लेंथ है वो भी है, तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 100, इसी तरह बी में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 100। और जब ए के 100 एलिमेंट को बी के 100 एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड किया जाएगा तो उसे सी के कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन पर स्टोर किया जाएगा। ए के फर्स्ट एलिमेंट को बी के फर्स्ट एलिमेंट को दोनों को ऐड किया जाएगा और इनका जो रिजल्ट आएगा वो सी के फर्स्ट एलिमेंट में स्टोर किया जाएगा। पाइपलाइन और वेक्टर प्रोसेसर ये दोनों ही साइमल्टेनियस एक्सेस करते हैं कई बार मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, या फिर हम यहाँ पे कहें कि कई बार ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जिसमें कि हमें एक ही टाइम पर, मतलब एक ही मेमोरी को 2 डिवाइसेस या 2 कंपोनेंट्स एक साथ एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आता है बीच में। तो जब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेमोरी इंटरलीविंग। मेमोरी इंटरलीविंग का मतलब होता है कि हम मेमोरी को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दें और साथ ही साथ इसको हर चीज़ से कनेक्ट कर दें ताकि इसको जब एक से ज़्यादा कंपोनेंट द्वारा एक्सेस किया जाए तो कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए। जैसे कि अगर हम डायग्राम में देखें तो देखिए यहाँ पे एक एड्रेस बार है, इसी तरह डेटा बस है, मेमोरी अरे होगा। अब मेमोरी अरे में क्या किया, हमने पूरी मेमोरी को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमने 4 मेमोरी अरे बना रखे हैं और प्रत्येक जो मेमोरी अरे है उसका एक अपना एड्रेस बस होगी और एक अपना डेटा बस होगी, या एक डेटा रजिस्टर होगा और एक एड्रेस रजिस्टर होगा। तो हर मेमोरी अरे का एक एड्रेस रजिस्टर है और एक डेटा रजिस्टर है। इससे क्या होगा कि एट द सेम टाइम अगर इसको एक से ज़्यादा कंपोनेंट द्वारा एक्सेस किया जा रहा है तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। इसी तरह अरे प्रोसेसर्स क्या होंगे, अरे प्रोसेसर्स को हम मल्टी प्रोसेसर या वेक्टर प्रोसेसर्स भी कहते हैं। ये वेक्टर प्रोसेसर का टाइप हम कह सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि वेक्टर प्रोसेसर क्या होते हैं, 1D अरे होते हैं। तो इसका मतलब अरे प्रोसेसर भी क्या हो गए, वेक्टर प्रोसेसर का ही एक टाइप है। अरे प्रोसेसर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ये लार्ज अरे ऑफ डेटा पर यूज़ किए जाते हैं। जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है और उस पर हमें कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी होती है तब हम अरे प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। अरे प्रोसेसर को अगर हम कहें तो ये हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अरे प्रोसेसर 2 तरह के होते हैं, अटैच्ड अरे प्रोसेसर और SIMD अरे प्रोसेसर। अटैच्ड अरे प्रोसेसर क्या होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमें कि ये जो अरे प्रोसेसर हैं ये सिस्टम में अटैच किए जाएंगे, अलग से लगाए जाएंगे। और अरे प्रोसेसर का काम क्या है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाना। तो
अरे प्रोसेसर हैं, इट इज़ अटैच टू ए जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर के साथ में अटैच किए जा रहे हैं। और इनको क्यों अटैच किया जा रहा है? सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इट अचीव्स हाई परफॉर्मेंस बाय मीन्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। अटैच प्रोसेसर लगा देने से इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, और साथ ही साथ इनके जो फंक्शनल यूनिट हैं उनमें भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होने लगती है। तो जैसे हमारे पास एक डायग्राम है, इंटरकनेक्शन ऑफ एन अटैच्ड अरे प्रोसेसर टू ए होस्ट कंप्यूटर। देखिए इसमें से जो ब्लॉक डायग्राम है, इसमें मेन कंपोनेंट वही है जो हमारे कंप्यूटर के होते हैं। कंप्यूटर की एक लोकल मेमोरी है, आईओ डिवाइस है, और उसकी मेन मेमोरी, और एक यहाँ पे हमारा सीपीयू होगा। तो जो अटैच प्रोसेसर है वो कहाँ यूज़ किया जाएगा? बिटवीन मेमोरी और आईओ डिवाइस या आईओ इंटरफेस। अटैच प्रोसेसर को हमेशा मेमोरी और आईओ इंटरफेस के बीच में लगाया जाता है। और अटैच प्रोसेसर क्यों लगा रहे हैं हम? सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट होते हैं SIMD अरे प्रोसेसर। SIMD अरे प्रोसेसर होते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन तो एक ही है, लेकिन उसमें डेटा बहुत है। तो हमने क्या किया इस बार कि हर डेटा के लिए एक अलग से मेमोरी हमने दे दी, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ हमने एक से ज़्यादा पीस बना दिए। पी होते हैं प्रोग्राम एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक से ज़्यादा प्रोग्राम एलिमेंट बना दिए, और हर एलिमेंट को हमने क्या किया, उसकी थोड़ी थोड़ी मेमोरी अलोकेट कर दी। तो SIMD इज़ ए कंप्यूटर विद मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट। SIMD एक कंप्यूटर है जिसमें कि क्या होगा, एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट होगी। ये जो हैं प्रोसेसिंग एलिमेंट्स या प्रोग्राम एलिमेंट्स इसे हम कहेंगे। द प्रोसेसिंग यूनिट्स आर सिंक्रोनाइज। ये जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हमने बनाई हैं एक से ज़्यादा, ये सब क्या हैं, ये आपस में सिंक्रोनाइज होती हैं और एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म करती हैं। अब एक ही ऑपरेशन को बहुत सारे लोग जब परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑपरेशन जो है वो कम टाइम में और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म किया जाएगा। SIMD कंटेन्स अ सेट ऑफ आइडेंटिकल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। SIMD के अंदर सेट ऑफ पीस होते हैं, प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी अपनी एक लोकल मेमोरी होती है। जैसे कि P1 की जो लोकल मेमोरी है उसको हमने नाम दिया M1, इसी तरह P2 की M2, और इसी तरह बहुत सारे प्रोसेसिंग एलिमेंट्स या प्रोग्राम एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनकी की कोई पर्टिकुलर लोकल मेमोरी हम अलोकेट कर सकते हैं। हर PE के साथ में क्या होगा, उसके ALU होगा, साथ ही साथ उसमें एक अरिथमेटिक यूनिट होगी और उसके वर्किंग रजिस्टर्स होंगे। इससे क्या होगा कि एक ही इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल डेटा पर हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और हाई एफिशिएंसी से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।